Assalamualaikum. It is a brand new week. वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? तो अब वो मरहला जो होता है ना साल का, वो स्टार्ट हो गया जब हम सबसे पहले आपको बताया करेंगे कि पीएसएल में गुज़श्ता रात या गुज़श्ता कल क्या हुआ और कौन जीता। और आज तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि लाहौर कलंदर वन द मैच एटलीस्ट यस्टरडे। आपको पता है कि 2 दिनों से मैचेस वगैरह तो चल रहे हैं, कुछ हार रहे हैं, ओपनिंग मैच में मुझे लग रहा है थोड़ा सा हम अपनी फॉर्म में वापस आ रहे थे और जब आए हैं तो हमने मुखालिफिन के छक्के छुड़ा दिए हैं और सबको अंगुश बदंदा कर दिया है और सब मजबूर हो गए सोचने पे कि भाई ये क्या हुआ है। अच्छा, और अब हम मुखालिफिन तो ऐसे कहे जैसे पता नहीं कहाँ चांद से उतार के आए, अपने ही हैं मुखालिफिन भी अपनी है, कल को वो भी जीत जाएंगे तो हम उनके लिए भी खुश होंगे। लेकिन हुमा इस तरह ज्यादा टीमें बदलती हैं, मैं अपनी टीम के साथ लॉयल रहता हूँ, सो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल टीम के साथ लॉयल रहती हूँ क्योंकि जो जीत रहा होता है मैं बिल्कुल उसी के साथ होती हूँ। एक वफादार आदमी हूँ या मतलब कि एक्सक्यूज मी, मतलब कल की टीम में देखिए मेरी होती है कल की टीम, फिर परसों की टीम, फिर आने वाले कल की टीम, फिर आने वाले कल की टीम, आने वाले कल में नहीं जाती, ये जो हो चुका होता है उसके साथ रहती है। जब एचपीएल पीएसएल ने हमें ये मौका दे ही दिया है कि हम इस तरह अपनी ही टीम में बदल सकते हैं और कोई गद्दारी नहीं हो रही, अपने ही हैं, तो सो व्हाट, आई विल डू इट। देखिए लॉयल्टी भी कोई चीज होती है और हमारी लॉयल्टी है कल की जीतने वाली टीम के साथ एज एन इनकी, और मेरी एक्चुअल कल की जीतने वाली टीम के साथ यानी कि लाहौर कलंदर की साथ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आउट क्लास कर दिया लाहौर कलंदर ने 79 रन से हराया है जनाब। पहले खेलते हुए लाहौर कलंदर ने क्या कमाल किया, 6 विकेटों पर आपको पता है कितने रन बनाए, 219 रन बनाए। एक्सीलेंट टारगेट, मतलब फखर जमान की इनिंग देखने वाली थी। स्ट्राइक रेट क्या 200 से ऊपर था, 67 रन इन्होंने बनाए। सैम बिलिंग्स ने 19 गेंदों पर 50 जड़ दी। फखर जमान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 140 पर ढेर हो गई। I was very happy for लाहौर कलंदर and I totally, मतलब मैंने पूरा उसका जश्न जो होता है ना खुशी का मनाया, बिकॉज कोई भी जीत रहा हो मुझे तो खुश होना ही है, और लाहौर कलंदर जीत रहा हो तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो जाती है। उससे पहले आपको पता है कि मैचेस ये दिस वॉज परसों से, फ्राइडे से स्टार्ट हुए हैं ना मैचेस, तो ऑलमोस्ट हमारी सारी टीमों ने खेल ही ली है। हाँ, सारों ने खेल लिया, कराची ने खेला है, पेशावर ने खेला है, कराची जीता भी और बड़ा जबरदस्त वैसे मैच था वो। उस वक्त मैं कराची के साथ जीत गया था, तो पहले दिन मैं इस्लामाबाद के साथ थी, दूसरे दिन मैं कराची के साथ थी। आई वाज वेरी हैप्पी एक्चुअली, और कल मैं लाहौर के साथ थी। तो मेरे तो तीनों दिन अच्छे ही गुजरे। लाहौर की बॉलिंग की लाहौर कलंदर की लाहौर हो गया था मेरे से भी एक वक्त में आके, आप लाहौर पहुंच गए, लाहौर हो गया। सो लाहौर में इरशाद हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी से। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, लेकिन एक बात है, ये सारी टीमें आई और फिर हम देख रहे थे ऑब्वियसली देयर आर स्टार्स इन द टीम्स एंड देन देयर आर न्यू यू नो डेब्यूटेंट्स पे, आप जो भी आप कहना चाहें, तो बड़े नए चेहरे, नए नाम जो अभी मुझे याद नहीं हुए, बट दे वर परफॉर्मिंग। यही तो खूबसूरती है, यही तो एसेंस है इस टूर्नामेंट का, इस पीएसएल का, कि वो नए चेहरे जो होते हैं बड़ा अच्छा सीन में होते हैं, लेकिन उस तरह उनके नाम जुबान ज़दे आम नहीं होते, एज इन मासेस में पॉपुलर नहीं होते। पीएसएल की वजह से क्या होता है कि वो बहुत से तो ओवरनाइट स्टार भी बने हैं, मास्टर्स में पॉपुलर होते हैं, जो क्रिकेट को आज तक पूरा साल लोग फॉलो नहीं करते, उनमें एकदम उनकी पहचान आ जाती है, बिकॉज पीएसएल तो सभी लोग कर रहे होते हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं और बातें हमने करनी है, लेकिन एक चीज़ कह दें, मतलब देयर वर स्टेडियम्स दैट वर एम्प्टी, तो उस पर मुझे बड़ा दुख हुआ, स्पेशली केस इन पॉइंट कराची स्टेडियम वाज एक्चुअली एम्प्टी, तो उसका एक बड़ा दुख था। फिर मुझे किसी ने कहा भाई अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो ऑब्वियसली पूरा महीना चलना है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है जोश जो है वो आ जाता है और उसके बाद स्टेडियम से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हम जोश में इन्हिसार ना करें। There has to be a strategy. You know, you have to have somebody to think about it कि किस तरह से स्टेडियम्स को फिल अप किया जाए, क्या किया जाए, क्या इंसेंटिवाइज हो, क्या स्टेडियम मतलब फ्री कर दें, ऐसा करें। मुझे नहीं पता क्या हो, लेकिन बहुत there has to be a team with PCB जो कि इन चीज़ों को देखे कि किसको ऑन बोर्ड लें। स्टूडेंट्स के लिए एक इंक्लोजर आप मुख्तस करें, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को इंसिस्ट करें, मतलब इंसिस्ट क्या करें, बच्चों के लिए बड़ा एक अच्छा ट्रिप होगा, यू नो, इंसिस्ट ना करें, उनको इनवाइट करें, फील्ड ट्रिप जिसे कहते हैं ना, बच्चों का तो बड़ा अच्छा फील्ड ट्रिप हो सकता है, आप उन्हें फैसिलिटेट करें। सो यू नो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी डन, दैट कुड बी डन। चलिए एनीवे, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, अभी तो मामला जो है वो शुरू हुआ है। आज अलबत्ता मैच है पेशावर एंड इस्लामाबाद एंड यस।
चलें जी, मैं कहने लगी थी कि मैं किसके साथ हूं, लेकिन आपको पता है हमारी आपसे बात नहीं हुई थी। ओपनिंग सेरेमनी बड़ी शानदार हुई, बड़ा जबरदस्त हमें लगा। अच्छा एक सेकंड, आई नीड टू मेंशन दिस कि फायरवर्क्स थे, ऑनेस्टली लाइक द बेस्ट फायरवर्क्स आई हैव सीन इन अ व्हाइल एंड दे डिड नॉट स्टॉप, दे वर गोइंग ऑन। मतलब कमाल का सीन था, मतलब इट लुक्ड वर्ल्ड क्लास, इट डिड, बहुत अच्छा लग रहा था। सो और टीवी पे देख रहे थे तो बड़ा हम तो एंजॉय कर रहे थे। आई वाज जस्ट थिंकिंग जो लोग वहाँ हैं फायरवर्क्स, वरना आप इस तरह, और बहुत ही आला फायरवर्क्स थे, नॉट जस्ट अच्छा जी, सियासी मामलात की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ में आजकल फैसला साजी का शदीद बहरान चल रहा है। लिटरली जिसे कहते हैं ना, समझ नहीं आ रहा, एक टर्म होती है शिराजा बिखर जाना। नहीं, कोई ऐसी टर्म नहीं होती है हुमा। So मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। on a Monday? नहीं, it is not that heavy. It is a very common जुबान ज़द-ए-आम में भी शिराजा बिखर गया ऐसा महसूस होता है इस पार्टी का। एस्टैब्लिशमेंट ने ऐसे मसालहत हो या इमरान खान से जेल में मुलाकात का मामला हो, पार्टी में इतनी आवाज़ें हैं कि फैसला करना मुश्किल है कि कौन एक्चुअली इनका नुमाइंदा है, कौन नहीं है। आपस में इनका ये सीन है कि कौन सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा। इस पे भी लोग सवाल करते हैं। मतलब हम आम आवाम तो इनको देख ही रहे होते हैं कि आपस में भी जब एक दूसरे पे शक कर रहे होते हैं तो फिर आपको भी एक होता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। एक इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का दावा करता है और दूसरा तरदीद कर देता है। और अब खबरें आ रही हैं कि पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी में भी तब्दीली पर गौर हो रहा है ताकि पार्टी को ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। और पार्टी में अमरीका में मुकीम कुछ पीटीआई रहनुमाओं को भी साइड लाइन करने की बातें हो रही हैं और टेक अ वाइल्ड गेस कि वो कौन होंगे। कुछ रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि ये लोग अपने जारहाना मौक़िफ़ की वजह से पार्टी के पॉलिटिकल स्पेस हासिल करने की कोशिशों में रुकावट डाल रहे हैं। ये वैसे अपने जारहाना मौक़िफ़ नहीं, अपने यूट्यूब व्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम। ये मेरा ख्याल है कि समझ ही गए होंगे लोग। सबसे ज़्यादा उंगलियां शहबाज गिल की तरफ उठ रही हैं। चलें, वी सेड इट। और बानी से मुलाकात के लिए भी पार्टी ने तरीक़ेकार जो है वो तब्दील करने का फैसला किया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग, इन्होंने अब तरीका कर लिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला हुआ कि पीटीआई की 5 रुकनी खसूसी कमेटी की मंजूरी के बगैर इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा। और इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बानी पीटीआई को जल्द अज जल्द बाहर आना चाहिए। इमरान खान साहब ने कभी भी मकालमे के गुफ्तगू के दरवाजे जो हैं बंद नहीं किए। हमेशा हमने कहा है कि मुल्क में अगर आइन की बहाली के लिए, कानून के लिए कोई बात करता है, कोई राह निकालता है, कोई मशवरा देता है इंतज़ामिया को, मुक़तदरा को, तो वो ठीक है। जो वो लिस्ट दी जाएगी उसी लिस्ट के मुताबिक लोग अंदर जाएंगे। ये इमरान खान साहब का वज़ा करदा तरीका है, ये अदालत ने इसको माना है। इसके अलावा अगर कोई साहब अंदर जाती हैं या कोई साहिबा अंदर जाती हैं तो हमें इस पर एतराज़ है। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप बाहर जाके बयान मत जारी कीजिए, क्योंकि अफसोसनाक सूरत हाल इससे माजी में पैदा हुई है कि इसको तहम्मुल से और जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उनके जरिए ही बयान को आगे आना चाहिए। और ये भी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। एक बड़ी जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, जिसके साथ बहुत से मामलात मुंसलिक हो सकते हैं, वो जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। और बहुत ये बेहतर होगा कि खान साहब खुद मौजूद हों ताकि वो तमाम मुशावरती अमल में शामिल हों। सो ये है सूरत हाल। मगर इस बात पर जोर दिया गया है कि इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए। ये बात जोर देने से तो पूरी होगी नहीं, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उस स्ट्रैटेजी का फुकदान नज़र आता है। पीटीआई की सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि 5 रुकनी कमेटी हर मंगल और जुमेरात को मुलाकात करने वालों की फहरिस्त तैयार करेगी, जिसकी मंजूरी बानी पीटीआई से ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतज़ार पंचोता में से किसी एक के ज़रिए फहरिस्त जेल हुक्काम को भेजी जाएगी। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी से मुलाकात का तरीक़ाकार तय किया था, वो तो नहीं चल पाया। अगर ये नया फार्मूला भी कामयाब ना हो सका तो बात फिर शायद पार्टी क़यादत की तब्दीली पर आ जाए, जिसकी भी बाज़ गश्त है बाय द वे। अच्छा जी, हैदर शराजी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। हैदर, क्या हाल है आपका? हैदर, ये अब हो रही है कि जी 5 मेंबर की एक कमेटी बनेगी और वो डिसाइड करेंगे कि बानी पीटीआई से कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता। ये सिलसिला, इसकी ज़रा बैकग्राउंड दें, डिटेल दें, कब से शुरू होगा और क्या ऑलरेडी वो कमेटी डिसाइड हो गई है? वो 5 लोग कौन हैं? देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के दरमियान जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सख्त जुमलों का तबादला हुआ था, उसके बाद ये फैसला किया गया कि ये तरीकाकार तय किया जाए कि वकला अपनी इमरान खान की फैमिली या फिर सियासी क़यादत
ये कैसे मिलेगी। उसके बाद तरीकाकार वज़ा किया गया और बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इसके अलावा इंतजार पंजोता हैं, ये तीन इस हवाले से मुशावरत भी करेंगे, बातचीत के मराहिल आगे बढ़ाएंगे। और इस दौरान तर्जमान जो है नियाजुल्लाह नियाजी, वो इमरान खान के चूंकि तर्जमान हैं, उनके जरिए नाम दिए जाएंगे और जो नाम ये कमेटी देगी उन्हीं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत होगी। दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो ओहदेदार हैं उनको मुलाकात के लिए नाम देने की जरूरत नहीं है, वो जब चाहें मुलाकात के लिए जा सकते हैं। ये पार्टी के अंदर मुलाकातों पर जो इख्तलाफात थे उसके बाद डिसीजन लिया गया और अब मामला ये है कि हमें ये मामला इस हवाले से आने वाले चंद दिनों में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ही चीजें वाज़ेह होंगी, क्योंकि जो अफराद गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 हफ्तों से मुलाकात कर रहे हैं वो उनके हवाले से पार्टी के रहनुमा ये समझते हैं कि इमरान खान की जानिब से या बानी की जानिब से कोई वाज़ेह पैगाम नहीं दिया गया और अपोजिशन इत्तेहादिया पार्टी के लिए कोई फैसला उनकी तरफ से नहीं आया। उन्होंने खुद ही कोई फैसला ना किया हो, मुलाकात करने वालों का हो सकता है कोई कसूर ना हो। हैदर, क्या लग रहा है आपको, क्या सेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इनकी पर्टिकुलरली जो इनकी सफ़े अव्वल है या उससे पीछे जो सफ़े हैं, इख्तलाफात तो चले हैं लेकिन मुफाहिमत के ख्वाहिशमंदों की हौसला अफजाई हो रही है और जो लोग महाजराई चाहते हैं वो ज़रा बैक सीट पे आ रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद मुज़ाहिमत नज़र आएगी, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की भी बातें हो रही थी, एहतजाज की भी बातें हो रही थी, या फिर ये भी सोच परवान चढ़ रही है कि बहुत मुज़ाहमत कर ली, अब मुफाहिमत के ज़रिए ही राहें निकालनी होंगी? देखिए, आजम सवाती, शहबाज गिल या इस तरह के अफराद की जानिब से जो बयानात हैं, पार्टी की मरकजी क़यादत ये समझती है कि इनके बयानात या इनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इसका असर मुस्तकबिल पर नहीं होगा या अपोजिशन इत्तेहादिया पार्टी के आगे लाए अमल से नहीं होगा। पार्टी की क़यादत रहनुमा मुतअद्दिद ये पार्लिमानी राहदारियों में गुफ्तगू करते हुए पाए गए, जहां उन्होंने कहा कि आजम सवाती सेनेट में उनका मामला रुका हुआ है, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं हुए, तो लिहाजा वो इसलिए थोड़ी चाहते हैं कि कुर्बत हो सके मौजूदा निज़ाम में बैठे हुए अफराद से। शहबाज गिल के हवाले से पार्टी ये समझती है कि वो मुल्क से बाहर हैं तो वो इतना असरअंदाज नहीं हो रहे सिवाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस बनाने के। तीसरा ये कि इस वक्त डील या बातचीत का तासुर वो अफराद ले रहे हैं जो बैरिस्टर गौहर के करीब समझे जाते हैं। पार्टी के रहनुमा ये समझते हैं कि शरफसल मरवत जब भी मुश्किल में आए तो बैरिस्टर गौहर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आए, तो बैरिस्टर गौहर बजाते खुद समझते हैं बातचीत हो। साथ उनके करीब समझे जाने वाले शरफसल मरवत भी डील के बारे में मुतअद्दिद मरतबा कह चुके कि 3 मरतबा डील के करीब पहुंच चुके थे, और इन्हीं के करीब समझे जाने वाले यानी शरफसल मरवत जिनकी तारीफें करते हैं वो अली अमीन गंडापुर कुछ ऐसा भी है कि दो अलीमा बीबी और बुशरा बीबी साहिबा, मतलब इन दोनों के भी अलग अलग फेवरेट्स हैं। ये भी मुबैना तौर पर कहा जाता है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी कुर्बत अलीमा खान साहिबा से है, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बुशरा बीबी के ज़रा ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। तो वो उस सतह पे भी ग्रुपिंग है रहनुमाओं के बीच? नहीं, मैं नहीं समझता कि बैरिस्टर गौहर बुशरा बीबी के करीब समझे जाते हैं। बैरिस्टर गौहर इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिस वक्त बतौर वकील सामने आए, चेयरमैन बने, उसके बाद से उन्होंने अपने पंजे गाड़ना शुरू किए, उन्होंने पार्टी के अंदर इन्फ्लुएंस बनाया, और चूंकि चेयरमैन भी हैं तो अभी मौजूदा हालात में अली अमीन गंडापुर उनके करीब समझे जाते हैं और मुख्तलिफ मौकों पर मीटिंग्स में वो मुश्तरका फैसले कर रहे हैं, जबकि आजम सवाती सेनेट के मामलात की हद तक अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और शरफसल मरवत के हामी या उनके नजरियात के करीब समझे जा रहे हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो मुज़ाकरात या डील का कोई तासुर या बात नहीं कर रहे। ये वो अफराद हैं या ये एक दूसरे के करीब समझे जाने वाले अफराद। इस हवाले से एक बात बहुत अहम है कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से गुज़िश्ता 2 माह से चीजें ये चल रही थी कि बानी पीटीआई उनसे नाराज हैं और उनको हटाने के लिए उन्होंने पार्टी के चंद रहनुमाओं को कहा है। उसके बाद हमें यह नजर आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे उनकी अहमियत पार्टी के अंदर ज्यादा बढ़ती चली जाए, और पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा भी ये समझते हैं कि चूंकि
उन पर एतमाद कम हो रहा था, तो लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब या मौजूदा अस्करी ओहदेदारों के हवाले से बयानात देते हैं कि उनके चूंकि करीब हैं, तो लिहाजा अगर उनको हटाया गया तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, तो लिहाजा वही अपनी रेलेवेंस, बाज़ लोगों के मुताबिक वो अपनी रेलेवेंस बता रहे हैं कि जी मैं हूं तो फिर बातचीत भी हो सके। मतलब जब इनसिक्योरिटी हो रही हो तो ऑब्वियसली फिर अपने आप को आपने मनवाना होता है, तो शायद वो ये कर रहे हैं। दूसरी बात फाइनली ये बता दें हैदर शराजी, बल्कि ये हम शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी पूछेंगे नाम जो 5 जो कमेटी बनानी है, 5 रुकनी कमेटी है, वो जब आगे नाम दिया करेंगे उनकी अप्रूवल खान साहब से ही आया करेगी या फिर वो 5 खुद डिसाइड करेंगे आपस में कि कौन मिल सकता है या कौन नहीं, या हर मीटिंग में जाके खान साहब से अगली मीटिंग के लिए अप्रूवल होगी? नहीं, इसमें बानी पीटीआई की इनपुट शामिल जरूर होगी। उनकी जानिब से अगर कोई किसी से मुलाकात की ख्वाहिश होगी तो वो दे सकेंगे, लेकिन बाहर ये पार्टी की कमेटी ही डिसाइड करेगी। और कौन है कमेटी में, इफ यू कैन नेम देम अगेन, कौन कौन है या अभी फैसला नहीं हुआ? इस हवाले से 3 जो नाम है उनका हतमी फैसला और उनके हवाले से चीजें तय हो चुकी हैं, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन हो चुका है। एक बैरिस्टर गोहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, इसके अलावा इंतजार पंजोता है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इंतजार पंजोता के हवाले से ये बात पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान चल रही है कि वो तो गुज़िश्ता 3-4 माह से अडयाला की तरफ नहीं आ रहे। जब से उनके साथ एक इवेंट हुआ था, उनको उठाया गया था, तो वो मुलाकात के लिए भी नहीं आ रहे, वो एक्टिव इतने नहीं है, तो उनका नाम क्यों दिया गया, उसके हवाले से भी बातचीत ये चल रही है कि ऐसे अपराध जो अडयाला आते जाते रहे हों, जो इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद में अदालती मामलात में इन्वॉल्व हों, उन्हीं को ही इसमें शामिल किया जाए, ताकि अडयाला जाकर मुलाकात करने वाले या अदालतों में मौजूद होने वाले अफराद वो हर वक्त डिसीजन क्यों दिया गया? यही बात हुई ना, अगर वो 5 की टीम बनानी है तो उसमें ये नाम भी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि बानी पीटीआई से ये 3 नाम भी आए होंगे, अप्रूव हुए होंगे और 2 और बीच में आ जाएंगे, तो ये आपस में ही तो नहीं बनाएंगे, तो खुद खान साहब ने दिए नाम। जी बिल्कुल, ये 3 अफराद के लिए तो बानी पीटीआई ने खुद कहा और तर्जमान नियाजुल्लाह नियाजी को भी बनाया गया है और उनके साथ भी चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। लेकिन एक चीज वाज़ेह है, उन्होंने ये डिसीजन किया है कि इन अफराद के अलावा कोई भी पार्टी के डिसीजंस या फैसलों पर राय ना दे। तो ये बहुत अहम है कि किस तरह ये अब पार्टी मामलात को लेकर चलेगी। लेकिन इस दौरान अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा और अल्लामा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और दीगर रहनुमा जो इस हफ्ते मुलाकात के लिए जा रहे हैं, वो मुलाकात करेंगे तो ही बानी पीटीआई के हवाले से वाज़ेह चीजें आएंगी कि गुज़िश्ता 1.5 माह से जो कुछ चल रहा है, आया वो उसमें कितनी सदाकत है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हैदर शराजी नुमाइंदा जूनियर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया था, इनसाइट्स दे रहे थे कि एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, 5 मेंबर एक टीम बन रही है, जो कि आपको 3 फाइनल हो गए, 3 तो फाइनल हो गए हैं, और सारी एक लड़ाई का है या फिर एक कॉन्फ्रंटेशन जो आपस में पार्टी लीडर्स की हो रही थी, पीटीआई की, वो खान साहब से मुलाकात बहुत बड़ा इशू था एक, कि कौन मिल सकता है कौन नहीं मिल सकता। इस पर लड़ाइयाँ हो रही थी, इस पर स्टेटमेंट्स जारी हो रही थी, तो आई गेस वो अब स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश हो रही है। अब होगी नहीं होगी, दैट्स अनदर स्टोरी। मे बी जब लीडरशिप, मतलब जाहिर है कोई पॉपुलर लीडर हो या बड़े लीडर हो, तो उनसे मुलाकात के लिए भी होने या ना होने का इतना बड़ा इशू करनी पड़ती है, कोशिश तो करनी पड़ती है, लेकिन उसका इतना बड़ा इशू बन जाता है कि उस पर पहले तो मतलब खुलकर इख्तिलाफ राय भी सामने आए, फिर बयानबाजी भी चलती रही, एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई, और अब कमेटी बनानी पड़ी है। कमेटी पहले नाम फेरिस्त भेजेगी अडियाला जेल, फिर वहाँ से कंसेंट आएगा तो फिर उनको हतमी इजाज़त दी जाएगी। ये बड़ा टेलिंग भी होता है ना, और ये इतने अरसे से 2023 सितंबर से खान साहब जो हैं इनकार्सरेटेड हैं, तो ये बड़ा टेलिंग भी होता है कि कौन उनसे मिल सकता है कौन नहीं। अब इतना अरसा गुजर जाए तो वो क्लोजनेस भी ख़त्म हो जाती है, अगर लोग मिलने की इजाज़त नहीं हो रही, उन्हें फिर ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि खान साहब तो हमसे मिल ही नहीं रहे, तो हमारी रेलेवेंस क्या रही, एंड दैट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, और इस वजह से ऑब्वियसली कॉन्फ्रंटेशंस आपस में हो रही थी। ये भी था कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो लोग मिल रहे हैं बकौल बाज़ रहनुमाओं के, वो कोई क्लियर मैसेज नहीं दे रहे हैं, क्या गाइडलाइन है पार्टी को उसके बारे में मालूम नहीं हो पा रहा। इसलिए भी एक तनाज़ा ये सामने आया कि भाई हमें पता तो लगे कि बानी पीटीआई क्या चाहते हैं।
अच्छा, ये सवाल हुआ कि कौन मिले कौन ना मिले। एक तो है कि आप कह रहे हैं क्लियर मैसेज नहीं मिल रहा, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत मैसेजेस होते हैं और इतने कंफ्यूजिंग ओवरलैपिंग होते हैं कि हर कोई अपनी तरफ से स्पोक्स पर्सन बना होता है और हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा होता है, एंड देन वो तस्दीक करना, तरदीद करना, वो सारा मामला भी शुरू हो जाती है। टू मैनी पीपल टॉकिंग ऑन हिज बिहाफ। अच्छा जी, अभी इस बारे में तो हम आगे अगर हमारे साथ ज्वाइन कर गए शौकत यूसुफजई साहब तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेंगे, हम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसा रुकने को नहीं आ रहे हैं, खासतौर पर डंपर्स और वाटर टैंकर से हादसा तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। कराची के इलाके मुख्तलिफ इलाकों से खबरें ऐसी आती रहती हैं। एक और ख़बर आई कि ट्रेलर की टक्कर से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए, जिससे रवां साल हैवी गाड़ियों के हादसात में अब तक सिर्फ रवां साल मतलब अभी अप्रैल है 83 अफराद जाँ गंवा चुके हैं। 83। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर को तहवील में ले लिया। इससे पहले हफ्ते को हमने आपको बताया था कि बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया था, जबकि कल कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ, एक जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर और उसके साथ मौजूद 3 अफराद को हिरासत में लिया गया और सिंध हुकूमत की जानिब से हादसात की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दामात भी किए गए हैं। बहुत कुछ नज़र भी आ रहा है। जी, ट्रैफिक पुलिस के साथ खुसूसी इजलास भी किया गया, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, एक्चुअली बातचीत भी चल रही है। हाउएवर अगर हम सिर्फ पिछले साल को ही देख लें तो हज़ारों में लिटरली ये वो नहीं है एग्जैजरेशन, हज़ारों में हलाकतें हुई हैं ओनली थ्रू ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, और जिसमें ज़्यादातर डंपर्स और वाटर टैंकर्स और ये चीज़ें थी। अभी आपने वीकेंड पे अब्दुल्ला, पता नहीं आपने भी देखा है कि नहीं, लेकिन देयर वाज अ वीडियो जो वायरल हुई थी शाहराह फैसल पे। ऑलमोस्ट एक रेस आप कह लें कि लग रही थी कि एक डंपर था और उसके आगे एक पुलिस कार भी है, पुलिस कार उसको रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन डंपर नहीं रुक रहा था, गिरफ्तार हो गया। और फिर मुझे एक्चुअली उस वक्त ये समझ नहीं आ रही थी क्या ये भी वन ऑफ दोज डंपर्स हैं जो कहते हैं जी ब्रेकें फेल हो गई, अब हम रुक नहीं सकते। मतलब फिर आप बात आ जाती है फिटनेस पे कि ये फिटनेस क्या है इन गाड़ियों की और क्या इनको फिटनेस सर्टिफिकेट कोई चेकिंग हो रही है कि नहीं। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस जो आप बता रही है ना कि ट्रैफिक जो पेट्रोलिंग कार थी इसने डंपर को रोकने की बहुत कोशिश की, ड्राइवर रुकने के बजाय भाग गया। ट्रैफिक पुलिस ने डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और दीगर से राबिता किया था। पहले तो उन्होंने वक्त मांगा, बाद में वो अपने वादे से पीछे हट गए और डंपर ड्राइवर को पेश ना कर सके। ये हुआ। आप ये सोचिए ये क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आता। हम हर चीज को माफिया बना देते हैं लेकिन ये तो एक्चुअल माफिया की तरह ऑपरेट हो रहा है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने मफरूर ड्राइवर की हवालगी तक डंपरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जब तक वो नहीं आएगा, पता आप देखें कि वो दंदनाता जा रहा है, उसको पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, वो पेश नहीं कर रहा है, उसको पेश नहीं कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। 27 डंपर पुलिस ने जब्त किए, 142 डंपर ड्राइवर्स के चालान करके भारी जुर्माने आयद किए, जिसके नतीजे में बिलाखिर वो फिर आ गया। वो आ गया ना, मतलब वो था, ये इतना बड़ा जहां हमें पता है, और उनको भी पता होगा ना डंपर ड्राइवर्स को, डंपर एसोसिएशंस को, लेट्स सपोज उनको भी पता होगा ना कि हमें वी शुड, जिसको कहते हैं ना कि पुल अप आवर पैंट्स, इन द सेंस कि हमें जरा ठीक ठाक अब हमें अपनी कारकर्दगी परफॉर्मेंस जरा बेहतर करनी है क्योंकि हम पे नजरें हैं। लेकिन वो तब भी नहीं मान रहे, मैंने ढिठाई है ये सारी। और ये क्रैकडाउन की जो बात हो रही है, काश ये क्रैकडाउन पहले हो जाता, क्योंकि कितनी हलाकतें, कितना कुछ हुआ है बीच में और बात ये होती रही है लेकिन क्रैकडाउन नहीं हो रहा था जो होना चाहिए था। ये क्रैकडाउन हो रहा है लियारी एक्सप्रेसवे पे आज सुबह, अभी बल्कि सुबह भी हमारे शो से थोड़ी देर पहले की खबर है, एक्सप्रेसवे पर एक डंपर ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी है। तीनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और लियारी एक्सप्रेसवे पर पाबंदी के बावजूद वैसे हैवी ट्रैफिक चल कैसे रही है ये मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि जब ये पहली लाइन आई थी और मैंने पढ़ी, मैंने कहा डंपर ऑन लियारी एक्सप्रेस, व्हाट इज इट डूइंग ऑन लियारी एक्सप्रेस। वहां पे लियारी एक्सप्रेस पे बड़ा आजकल विजिलेंट हुए में हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकार, होना भी चाहिए। मतलब अगर आपकी सुई, क्योंकि एक्सप्रेसवे लोग जरा स्पीड अप करते हैं ना गाड़ियां, अगर 70 से ऊपर या 80 व्हाटएवर द स्पीड लिमिट, आई थिंक इट्स 80 और 70, वो हल्का सा 72 या 82 पे भी जाता है ना तो फौरन चालान कर देते हैं और 2000 रुपए का जुर्माना होता है। नहीं तो फिर डंपर कैसे जा रहा है? तो ये सवाल है ना कि इनको क्यों नहीं रोका जा रहा। ये सवाल हमने करना है जी तर्जुमान हुकूमत सिंध सुमेता अफजल हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सुमेता, गुड मॉर्निंग, आप हमारे साथ हैं। अभी हमारी कॉन्वर्सेशन तो सुनी ली होगी और हलाकतों का आपको भी पता है, नम फिगर्स भी आपको पता है, वी विल नॉट रिपीट। लेकिन जो क्रैकडाउन हुआ है जो कि कल जिसकी हमने बात की है,
काश कि ये पहले हो जाता सुमेता, क्योंकि इसमें डंपर जब्त हुए, चालान हुए और फिर वो बंदा निकल आया। वो बंदे को उन्होंने निकाला। अगर इस किस्म का कोई हैवी हैंडेड एक्शन किया जाए तो फिर कंट्रोल हो भी सकता है। थैंक यू अब्दुल्ला, हुमा, आपने मुझे टाइम दिया। आपने भी देखा होगा कि क्रैकडाउन चल रहा है, हुकूमत ने बहुत सीरियसली लिया है। जो ये सर्ज आई थी नवंबर 2024 से, उसके बाद वाकई में हमें दुख है कि हमारे शहरी कोई भी जान जाती है तो गवर्नमेंट क्या कोई भी इंसान होगा तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा, और ख़ास तौर पे जब गवर्नमेंट आपकी हो, जब एडमिनिस्ट्रेशन आपकी हो। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला था और इसको बहुत सीरियसली गवर्नमेंट ने भी लिया। और जब से क्रैकडाउन शुरू हुआ है, आपने अभी डिस्कस भी किया कि कितनी गाड़ियां जब्त हुई हैं, कितनी हैवी वो हुई हैं। अप्रॉक्सीमेटली 250 हैवी ट्रैफिक जो है वो जब्त किया गया है, जिसमें डंपर, ट्रॉलर, सारी चीज़ें, टैंकर्स भी हैं। आज भी जिस तरह आप कह रहे थे कि ट्रैफिक हादसात होंगे, एक बड़ा शहर है जहाँ पे ट्रैफिक हादसात होंगे, पहले भी हो रहे थे, अब भी होंगे, लेकिन हमारे सिटीजन्स की जो ये कानून बनाते हैं, हम इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करते हैं। वो पुलिस के थ्रू हो, वो ट्रैफिक पुलिस के थ्रू हो, हमारे सिटीजन्स को भी चाहिए। अब वो डंपर चलाने वाला सिटीजन हो, वो हमारे भाई बहन जो मोटरसाइकिल्स पर होते हैं, गाड़ियों पर होते हैं। आप ही ने अभी बताया कि एक पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी एक गाड़ी को रोकने की कोशिश करिए, एक शाहरा पे जो है वो एक चेस चल रहा है, लेकिन सिटीजन्स जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो गाड़ी नहीं चला रहे, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको रूल्स को फॉलो करना चाहिए उसको फॉलो नहीं कर रहे। देखिए, गवर्नमेंट के साथ साथ जो है सिटीजन्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। जाहिर है सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टनली दिखानी चाहिए। उसके लिए हम बहुत कम्युनिकेशन करते हैं, एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारी भरकम जुर्माने जब तक नहीं होंगे ना, मतलब दुनिया भर की मिसालें हमारे सामने हैं, तब तक शायद हम लोग सुनने वाले हैं नहीं। हम यही हम वही सिटीजन्स हैं जो दूसरी जगह जाके, लेट्स सपोज दुबई में जाके हम गाड़ी रेंट करते हैं और कैमरास लगे हुए होते हैं और हमें डर होता है कि हम अगर ओवर स्पीडिंग कर देंगे तो हमें टिकट मिल जाएगा। जी टिकट भी ऐसा सुमेता, दुबई तो बहुत दूर है। यही लोग लाहौर जाते हैं ना तो फिर सिग्नल की पाबंदी करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वहां पे भी बख्शा नहीं जाएगा, भारी भरकम जुर्माना होगा। हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा प्लीज। अली इमरान सैयद हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी कराची में जो ताजा हुआ है ना लियारी एक्सप्रेस वे पे, जहां तीन गाड़ियों से एक डंपर टकरा गया, उस बारे में बताएंगे। अली इमरान, लियारी पे तो अलाउड ही नहीं है हैवी ट्रैफिक, तो ये क्या हो रहा था यहाँ पे? अलाउ नहीं है, लेकिन जो एहतमाल है, शक है, वो यही है कि चोरी छुपे ये गलबन किया जा रहा होगा। क्योंकि जो विजुअल्स आए हैं, मेरी एक फ्रेंड है जो इस हादसे में कार में मौजूद थी, उन्होंने ये विजुअल्स दिए हैं और यकीनन वो लियारी एक्सप्रेस वे के ही विजुअल है। अब ये तस्वुर किया जाना खासा मुश्किल है कि वो लियारी एक्सप्रेस वे पे अगर चढ़ा तो यकीनन वो उसका इरादा आगे मूवमेंट का ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि रॉन्ग साइड से फिर वापस आएगा। इट सीम्स इलॉजिकल। दूसरे, ये जो लियारी एक्सप्रेसवे का हादसा हुआ है, लकीली वो छोटी छोटी कारें हैं जो विजुअल्स पे दिख रही होगी, खवातीन भी उसमें हैं। एक कार की तो इंजन डैमेज हुआ है, उसे ऑयल निकल रहा है, तो इतना माली नुकसान। और ये अब्दुल्ला जो अभी गुफ्तगू हो रही थी ना, इसमें बहुत ही ये नायाब बात है, फिटनेस ये कभी नहीं चेक की जाती। फिटनेस का भले से बसों का मामला हो या डंपर्स का मामला हो, वो चेक नहीं की जाती, बल्कि उसका एक और तरीका ये होता है कि फिटनेस की क्योंकि हैवी पेमेंट होती है, एनुअल पेमेंट दीगर भी रूट्स की होती है, उससे बचने के लिए फिर ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ अंडर हैंड डीलिंग होती है। ये सबसे बड़ा इशू है। इशू ये नहीं है कि पाबंदी और ये सारी चीजें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, यकीनन बाइक्स वाले बहुत अनस्क्रूपलसली चला रहे होते हैं, साइड मिरर नहीं होते, वो सब अपनी जगह। लेकिन ये जो सबसे बड़ा बून ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि फिटनेस को जो है सरफे नजर किया जाता है, कनाइवेंस होती है, और उसकी जगह क्योंकि फिटनेस का पेमेंट ज्यादा होता है सर्टिफिकेट लेने का, तो उसकी जगह ये होता है कि भाई जो पकड़ेगा उसको आप जो भी है अंडर हैंड जो चल रहा होता है कराची में रोड पे। That's a very important point, Ali Imran. Thank you for your time and thank you for updating us. आप सुमिता, आपने भी सुना होगा कि क्या बात की गई है, और डेफिनेटली अगर कोई फिटनेस वगैरह अरसे से हम बात कर रहे हैं और ये बात अगर आगे नहीं बढ़ी तो डेफिनेटली कोई अंदर अंडरस्टैंडिंग तो हो ही रही होगी। क्या कहेंगी आप इस पे?
नहीं देखिए, ऐसा होता होगा, हर कोई वो नहीं होता होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से 100% बोला गया है और ट्रैफिक पुलिस को पाबंद किया गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेशन आपने चेक करनी है। यहाँ तक भी कि अगर कोई दूसरे, क्योंकि ये पोर्ट सिटी है कराची और दूसरे सूबे से भी यहाँ पे गाड़ियां आती हैं और जाती हैं यहाँ से, तो उस पे ये भी चीफ मिनिस्टर की वो थी कि कोई भी व्हीकल, हैवी व्हीकल जो यहाँ से गुजरेगी या यहाँ पे काम करेगी, उसका भी अगर वो दूसरे सूबे की भी है तो उसके पास भी सिंध की फिटनेस सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने किसी भी गाड़ी को ये तो पाबंद कर दिया है। लेकिन अब ऐसा करें सुमेता, आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, अगर आप कोई फिगर शेयर कर लें कि अब तक कितनी गाड़ियां जब्त हुई हैं जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट्स नहीं थे, बिकॉज वी वांट टू, हम चाहते हैं एक प्रूफ हो कि ये चेकिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही। मेरे पास जो लास्ट नंबर है जो शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी कोट किया, वो 250 हेवी ट्रैफिक हेवी व्हीकल्स हैं, जिसमें डंपर, टैंकर्स और ट्रॉलर्स हैं। मुर्तजा वहाब साहब ने भी, आई एम जस्ट पुलिंग आउट द नंबर्स, मुर्तजा वहाब साहब ने भी रिसेंटली शेयर किया था। नहीं, ये वो है जिनको आपने इंपाउंड किया है? जी 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 जी, 250 हेवी ट्रैफिक व्हीकल्स जो है वो आपने इंपाउंड किए हैं, ये कह रही हैं आप? जी, इसमें वो हैं जिन पे फिटनेस का जो है वो जिनके मसाइल थे, जिनके फिटनेस मसाइल थे, लेकिन ये आपको पता ये हकीकत है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार जैसे मुबैना तौर पर सारे नहीं, सर्टनली सारे नहीं, वो इस तरह से लोगों को अंडर हैंड डीलिंग करके छोड़ देते हैं। सो उस पे भी आई एम श्योर कि जो अब्दुल्ला उसी के साथ साथ 250 या अगर इससे नंबर एक को, ये मेरे ख्याल से एक आध दिन पहले का नंबर है। जी, आप कह रही हैं कि कार्रवाई हुई है? कार्रवाई जरूर हुई, और आपको भी याद होगा शुरू में जो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक हेवी व्हीकल वो थी जिसने कहा था कि मेरे ब्रेक्स फेल हो गए थे, तो इसका मतलब फिटनेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। अच्छा, एक और हमने ट्रेंड देखा है, ट्रेंड कह लें, बड़ा हौलनाक है ये ट्रेंड भी, कि जब कोई हादसा होता है तो लोग गाड़ियों को आग लगा देते हैं। अभी जो गाड़ी वाला हादसा हुआ उसमें गाड़ी को आग लगा दी, 3 अफराद को तो चलें जो हिरासत में लिया वो लिया, पहले इससे पहले हमने देखा डंपर, टैंकर, ये सब मुताद्दिद जला दिए गए हैं। सो ये भी बड़ा एक हौलनाक ट्रेंड है, इसको कंट्रोल करना भी तो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि जब कोई हादसा हो पुलिस मौके पर मौजूद हो और लोगों को कानून हाथ में लेने से रोके, और फिर कार्रवाई भी हो उन लोगों के खिलाफ जो कानून हाथ में लेकर ये सब कर रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं गाड़ियों को। बिल्कुल, हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब नहीं करना चाहिए, हमें अपने हाथों में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं लेना चाहिए, किसी और का नुकसान नहीं करना चाहिए। इस पे गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, और पहले भी जैसे लोग अरेस्ट हुए थे, अभी भी बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं। वो जो डंपर्स जो अभी इसके ऊपर आई वुड हैव टू चेक कि अभी इधर कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने ये जलाओ घराव किया है। मगर अभी रिसेंटली जो गुलशन में जो वो हुआ था लास्ट, जिसके ऊपर जो उन्होंने डंपर्स और वो जलाए थे, उसके ऊपर मुझे फैक्चुअली पता है कि उधर लोग अरेस्ट भी हुए थे आग लगाने वाले, और उनके ऊपर कार्रवाई भी गवर्नमेंट कर रही है। वी शुड नॉट टेक द लॉ एंड ऑर्डर टू आवर ओन हैंड्स। तो हम यहाँ पे कहते भी रहते हैं। अच्छा, एक मीटिंग हुई थी आपकी डंपर्स एसोसिएशन वालों से, ये जो चेज हो रहा था डंपर शारा फैसल पे, उसके बाद एक मीटिंग हुई महसूद साहब से और उन्होंने नई बंदा प्रोड्यूस किया और उसके बाद कार्रवाई हुई और फिर बंदा खुद ही निकल आया क्योंकि डंपर जब्त हुए और चालान हुए भारी भरकम। ये महसूद साहब जो है, आपने कहा कि जिस तरह आपने कहा कि जब हम इस तरह का क्रैकडाउन करेंगे तो अच्छे जो है वो निकल आएंगे। तो आप इनसे मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ इस तरह भी तय हो सकती हैं बातें कि भाई ये खुद भी जरा सख्ती करें, चेक एंड बैलेंस करें। एक क्रैकडाउन के बाद वो बंदा निकल आया ना, एक तो 24 घंटे की ड्यूटियां लगती हैं ड्राइवरों की, अंडर एज भी होते हैं, अंडर एज होते हैं। इसमें सीएम ने और जो यहाँ पे वो हुआ है, हमने तो ड्रग टेस्टिंग, जिसको डोप टेस्टिंग भी कह रहे हैं, हमने तो ये भी बोला है कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये कोई भी जो बिहाइंड द व्हील्स है और इतनी हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहा है, कहीं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स तो नहीं है। तो आपको पता है रैंडम ड्रग टेस्टिंग भी हो रही है, जो टेस्टिंग होती है। प्लस उसके साथ साथ आपको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि ये कितने आवर्स, देखिए कोई भी अगर नॉर्मल आवर्स नहीं सोएगा और इतनी हैवी ट्रैफिक, इतनी हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहा होगा, इतनी हैवी व्हीकल चला रहा होगा,
तो कोई नहीं गाड़ी चला सकता 24 घंटे। एक्सीडेंट है वो तो इन्विटेशन क्या है कि आपका तो जब ये इन डंपर एसोसिएशन से फाइनली सुमेता ये बता दीजिए कि जब इनसे बात हुई है डंपर एसोसिएशन वालों से फाइनली जाके, ऑल्दो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो माने कोई चले कोई डिसीजन हुई आपस में कि जी हम अब टेस्टिंग किया करेंगे अपनी तरफ से, अंडर एज ड्राइवर्स नहीं होंगे, मतलब कुछ उन्होंने वादे किए ताकि एटलीस्ट वी कैन होल्ड देम टू दैट कि आपसे बात हो चुकी है। आई डोंट नो अबाउट के मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, मगर रही बात अंडर एज की, देखिए कानून अपनी जगह पे वो है, हमने इम्प्लीमेंटेशन करानी है। अंडर एज वैसे ड्राइवर नहीं हो सकता, वो इम्प्लीमेंटेशन है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स कोई गाड़ी नहीं चला सकता, वो हैवी हो या छोटी हो या बड़ी हो गाड़ी, वो नहीं हो तो वैसे ही है। हाँ, आम गाड़ी भी हो, बस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। और आपने देखा जिस तरह हमने नंबर्स डिस्कस करे, रीसेंट नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे, ऑब्वियसली हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्रैकडाउन पे हम बहुत सीरियस हैं। आखिर में दोबारा लोगों को कहेंगे कि जो मुश्तिल हो कि आप गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, कानून अपने हाथ में ना लें। इससे जाहिर है आप भी ज़ेरे अताब आएंगे, आपको भी हिरासत में लिया जाएगा, आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई, आप भी फंसेंगे। इसलिए कानूनी रास्ता अपनाएं और ये सब। और यहाँ हम उन पुलिस एहलकारों को भी ताकीद करेंगे और सजेस्ट करेंगे कि जब आप देख ही लें कि क्राउड एक इकट्ठा हो गया, आग लग सकती है, तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव आप भी हो जाए ना। आपका काम है कंट्रोल करना, नॉट टू बी बाय स्टैंडर्ड्स एंड वाचिंग कि जी इतना बड़ा मजमा था, हम क्या करते हैं, हम कैसे कंट्रोल करें, तो ये भी नहीं होना चाहिए, हैंडल करें चीजों को। बहुत शुक्रिया सुमेता अफजल, तर्जुमान हुकूमत सिंध हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा जी, ब्रेक, सी यू, वेलकम। एक बार फिर हो जाए बात जरा पीएसएल की, व्हाई नॉट जी। पीएसएल 10 नहीं, पीएसएल एक्स, पीएसएल एक्स भी होता है ना, एक वो है 10 नहीं होता है तो वो एक्स उसको लिख देते हैं ना रोमन उसमें फिगर्स में। तो पीएसएल एक्स चल रही है और अगरचे अभी महज 4 मैचेस ही हुए हैं, लेकिन मगर अब तक जो बात तशवीशनाक है वो पाकिस्तान टीम की बिग 3 या 4 की कारकर्दगी है, जो कि ज़्यादा मुतासर कुन नहीं रही और लगता है कि खिलाड़ी फॉर्म बहाली के लिए अभी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि कुछ खास फॉर्म हो नहीं रही। वैसे अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उसमें से मतलब कल का मैच भी बहुत ही हाई स्कोरिंग था, एक और मैच भी हाई स्कोरिंग था। कल का मैच हाई स्कोरिंग था, यस। और कराची वाला वो था, भी हाई स्कोरिंग। पहला देखा था आपने? पहला बहुत बैड था। पहला जरा अजीब से था। पहला तो पहला होता है ना, पहला तो पहला होता है। चलो ठीक है, तो दूसरा होता है, मतलब दूसरा भी सही था और तीसरा भी सही था। देखिए हमारा अपना है ना इवेंट, तो हम हर चीज के लिए पीएसएल के तीसरे मैच में मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान का बैट तो चल गया, मगर कप्तानी उनकी नहीं चल सकी। उनकी सेंचुरी भी टीम के काम नहीं आ सकी, उन्हें कराची किंग के हाथों 4 विकेटों से शिकस्त मुंह देखना पड़ा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की बात करें तो वो पीएसएल के दूसरे और इस इवेंट के पहले ही मैच में 0 पर चलते बने। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद आमिर ने उन्हें शिकार किया। पीएसएल की मोहम्मद आमिर वाज गुड। हाँ, पीएसएल की तारीख में बाबर आजम सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले बैटर्स की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए। कौन? बाबर आजम। अच्छा, सॉरी। सबसे ज्यादा अंडे पर आउट होने वाले बैटर्स की फहरिस्त में आ गए हैं, तीसरे नंबर पर है। बाबर की टीम ज़ल्मी को 80 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। कौमी टीम के स्टार बॉलर लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन आफरीदी पीएसएल एक्स के पहले मैच में 1 विकेट भी हासिल नहीं कर पाए थे। हारिस रऊफ के हिस्से में भी महज 1 विकेट आई थी। लाहौर कलंदर को इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों पहले मैच में 8 विकेटों से शिकस्त का जायका चखना पड़ा था, लेकिन कल जरा कमबैक किया लाहौर कलंदर ने, निहायत शानदार खेल पेश किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से हराया। शाहीन शाह आफरीदी अलबत्ता कल भी फॉर्म में दिखाई दिए नहीं दिए। ऐसे ना करें। 6 रन देके उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। चैलेंज कहा जा रहा था कि कौमी टीम के स्टार खिलाड़ी जिनकी फॉर्म नहीं लग रही, पीएसएल एक्स उनके लिए फॉर्म बहाली का अच्छा मौका हो सकता है। इब्तदाई मैचेस में तो शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा, देखें आगे चलकर क्या होता है। लेट्स सी, वी आर होपिंग। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी मैचेस, अभी बार-बार ये सारे खेलेंगे तो फिर वो फॉर्म वाली जो बात हो रही है वो हो ही जाएगी। इन तमाम मैचेस पे हम बात कर लेते हैं। सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और राशिद सदीकी हमारे साबिक कप्तान मौजूद हैं। सो राशिद भाई, अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें से 2 तो हाई स्कोरिंग मैचेस थे। ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एंड द क्वालिटी ऑफ गेम, इस पे क्या तासुरात हैं आपके? क्वालिटी नजर नहीं आई अभी तक, बहुत अच्छी नजर नहीं आई। मैचेस अच्छे जरूर हुए, क्वालिटी का मतलब ये मैचेस एंटरटेनिंग हुए हैं। बॉलिंग स्पेशली कंसर्न है। अगर आप देखें कराची का मैच, दोनों ने 236-235 रन किए हैं, दोनों की बॉलिंग का इशू है। लाहौर कलंदर नो डाउट कल जीती है, उनकी भी बॉलिंग का इशू नजर आ रहा है। बैटिंग सबने बहुत अच्छी बनाई है। 48 आवर्स जो याह्या भाई ने अपनी शर्ट पे लिखा है, क्वेटा ग्लैडिएटर 48 आवर्स के अंदर एक मैच 80 रन से जीतती है। दूसरा वैसे ही
हार जाती है। समझ में ना आने वाली चीजें कुछ हैं इसमें जो कि टीम को बहुत जल्दी फिक्स करनी पड़ेगी, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। बाकी आपने जो बात की सीनियर प्लेयर जो हमारे टॉप प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, मतलब उनका नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ कर लेंगे। मतलब है कि नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस नजर आनी चाहिए। हमें फ्यूचर देखना है पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर नए प्लेयर्स हम नहीं बनाएंगे यहाँ से, नवाज को खिलाया है और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग अभी तक नहीं की है। अगर जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर जो गए थे नए, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। कॉर्नर्स प्लेयर की परफॉर्मेंस नजर आई है, कल खुशहाल बैटिंग कर रहा था या रायली बैटिंग कर रहा था या विंस बैटिंग कर रहा था, खुशदिल नजर आई इसमें, क्योंकि बहुत सारे मैचेस हुए ना, तो उसमें खुशदिल एक ऐसी बैटिंग थी जिसमें उन्होंने जॉर्डन को जो बैटिंग की थी वहां से गेम को चेंज किया था। बाकी अबरार की बॉलिंग उनको यूटिलाइज सही नहीं कर रहे, जो लग रहा है कि बीच में कल दायरे में 2 ओवर करा दिए। मेन बॉलर है आपका, वो 2 ओवर दायरे में आपने करा लिए। फखर जो बैटिंग कर रहे थे, नईम बैटिंग कर रहे थे, तो शायद उसकी जरूरत बीच में थी। हारिस रऊफ का कंसर्न है बहुत ज्यादा, जहादात खान का कंसर्न है बहुत ज्यादा। फॉरनर्स प्लेयर हल्के हल्के परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे टॉप प्लेयर्स अभी तक वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए रिजवान के अलावा, जैसा इनको करना है। जी, रिजवान ने तो सेंचुरी बनाई, लेकिन जाहिर है मैच उनकी टीम नहीं जीत सकी। याया, आपकी भी यही राय है कि अभी मे बी वी शुड गिव देम सम मोर टाइम? हाँ, ये आप पूछ रहे थे, मतलब ऑब्वियसली यू आर इनवाइटिंग आवर गेस्ट टू बी क्रिटिकल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन इज इट टू सून? या अभी तो 2-4 मैचेस ही हुए हैं और इट्स अ होल टूर्नामेंट। तो फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अभी फॉर्म नहीं है, खासतौर पे बाबर आजम जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो अभी टू सून, मतलब वो टू सून तो नहीं है। दीज आर प्रोफेशनल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंसीडर्ड स्टार्स, मतलब सॉफ्ट ब्लो करने की कोशिश कर रही थी, यू नो, लेकिन मैं आपको ये कहना शुरू कर दूं, इट्स टू अर्ली इन द डे, इसलिए चलें ठीक है, आप जो करना है करें, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, मुझ पे तो ना डालें, बट याहिया व्हाट डू यू थिंक कि यस, जैसे बाबर आजम फॉर इंस्टेंस, उन्हीं का एग्जांपल अगर हम ले लें, हम सोच रहे थे PSL अपना ही है इवेंट और उसमें जरा वो शाइन करेंगे, नथिंग सो फार। देखिए हुमा और अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि बाबर आजम रन्स करते हैं या नहीं करते, ये मेरा कंसर्न नहीं है। बाबर आजम के लिए जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो वो लाइन ऑफ कंटेंशन में होंगे एशिया कप और वर्ल्ड T20 की, अदरवाइज वो और पीछे चले जाएंगे। लेकिन जो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, जो टूर्नामेंट को देखने के बाद मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ, और जिस तरह मैं माजी में भी आपको कह चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की T20 क्रिकेट में डिक्लाइन की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जिनको फ्रेंचाइज नहीं खिलाती वो पाकिस्तान से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी पाकिस्तान सुपर लीग में आप देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर से हसन नवाज नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, और अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों में वो इनिंग ओपन कर रहे थे। मोहम्मद हारिस पेशावर ज़ल्मी के लिए वो ओपन में सेट नहीं होते, क्योंकि बाबर आजम और साइम अयूब ओपन कर रहे हैं, वो नंबर 3 पर खेल रहे हैं, और वो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं वो पाकिस्तान से। तो ये मेरे लिए बड़ा सीरियस कंसर्न है। और ये जो आप लोग पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फॉर्म की बात कर रहे हैं, देखिए बात बहुत सीधी सी है, समझ आने वाली है कि आप जब तक अपने साथ संजीदा नहीं होंगे तो दूसरा भी आपके साथ संजीदा नहीं होगा। हारिस रऊफ, कल राशिद भाई बात कर रहे थे स्पोर्ट फ्लोर पे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बजाय ऊपर जाने के नीचे आ रही है। कल मैच 79 रन से जीती है लाहौर कलंदर, लेकिन हारिस रऊफ साहब जो हैं उनके 35 रन बने हैं, और जिस तरह उनको मेंडेस खेल रहे थे या डाइले रोसो खेल रहे थे, अगर उनकी पार्टनरशिप थोड़ी सी 30-40 रन की एक्सटेंड करती तो लाहौर कलंदर के भी पसीने छूट जाने थे। लेकिन आप कल का मैच देखें, आखिरी 3 ओवर में 50 रन बने हैं। कराची और मुल्तान का जो मैच हुआ है, आखिरी 5 ओवर में 84 रन बने हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। बराबर में इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है, 15 के बाद वो बल्ला नीचे नहीं रखते, वो चौथे गियर में ही रखते हैं गाड़ी को। यहां पर आप थोड़ा सा पीछे आए तो आप चले गए। कल 95 रन थे लाहौर कलंदर के, 10 ओवर में उनके 2 आउट थे। 95 रन थे कोयटा ग्लैडिएटर के, लेकिन उनके 5 आउट हो गए थे। शुएब मलिक खेल रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर में, उनकी अहलियत सलाहियत के ऊपर मेरे को कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर वो 15 गेंदों पर 13 रन करेंगे और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहसियत मेंटोर क्या बताएंगे खिलाड़ियों को कि इस तरह खेलते हैं T20 क्रिकेट। और फिर कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन सऊद शकील ने आकर कहा कि हमने एक बॉलर शॉट खिलाया, तो भाई किसने आपको कहा था एक बॉलर शॉट खिलाएं? काइल जेमिसन को आपने ड्रॉप किया, अकील हुसैन को आपने टीम में शामिल किया। बात हमारे खिलाड़ियों की इंटेंट की है। वो खिलाड़ी जो कि 2 साल पहले इंग्लैंड के लिए खेले थे, जेम्स विंस और सैम बिलिंग, वो ऐसे खेल रहे हैं जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाजों को पूरा करते हैं। कल
आखिरी 50 रन किस तरह किए हैं सैम बिलिंग ने आपके और कॉन्फिडेंस ऐसा है जैसे बचपन से इसी ग्राउंड में खेलते आए हैं और वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं आके, और जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो पाकिस्तान में नहीं खेल रहे हैं। हम कहते हैं न्यूजीलैंड में जाके नहीं खेलते, हम कहते हैं जी गैर मुल्की कंडीशन में नहीं खेलते, यहाँ पर भी नहीं खेला जा रहा। फिर कल फहीम अशरफ एंड शोएब मलिक के 4 ओवर में 65 रन बने हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर बिल्कुल राशिद भाई ने ठीक कहा, एक दिन चांद पे दूसरे दिन जमीन पे। हाँ, वैसे ये भी समझ नहीं आता ना कि क्या हुआ क्या होता है, मगर लाहौर कलंदर भी है इसी तरह ही देख ले, द फर्स्ट मैच एंड देन द मैच लास्ट नाइट, तो वो आगे पीछे तो चल रहा है। नए टैलेंट की हम इमर्जिंग प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। हमने अपने जो एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी हैं ज़ाहिर है उनकी बात कर ली। राशिद भाई, अब तक के मैचेस में आपको लगता है कि मौका दिया जा रहा है या फिर ज़रा और स्पेस देनी चाहिए इमर्जिंग टैलेंट को? और कोई नाम, कोई 1-2 खिलाड़ी, 2, 3, 4 खिलाड़ी जो आपकी नज़र में आए हों कि हाँ यू नो देयर इज अ स्पार्क, देयर इज पोटेंशियल? कराची किंग्स से बॉलिंग कर रहे थे फवाद अली नाम था शायद ना, थोड़ी सी बॉलिंग की, वो देखा वो अच्छे तगड़े बॉलर लग रहे हैं। पहली दफा देखा उनको स्क्रीन के ऊपर, वो एक टैलेंट लग रहा है जो कि 147 टच किया था उन्होंने। बाकी साद मसूद इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल नहीं रहे, वो एक अच्छा टैलेंट है जो कि खेलना चाहिए आगे जाके। मां सदाकत है जो कि पिशावर ज़ल्मी के हैं, लेफ्ट हैंड ओपनर हैं, वो भी एक अच्छा टैलेंट है। लेकिन इतने सारे ओपनर इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। नाफे नहीं खेल रहे कोयटा से, शायद कल नहीं खेले, वो एक अच्छा टैलेंट नजर आया था लास्ट ईयर, उनको कैंप्स वगैरह में भी लेके आए थे। लेकिन नवाज के आने की वजह से उनको वो ड्रॉप हो गई। तो ये काफी प्लेयर और भी होंगे, मैं तो इनको 4-5 जो भी साल खेले हैं डोमेस्टिक में उनको देखा था। असल में फॉर्मेशन जो बनी है, एक इमर्जिंग खेल सकता है कि मतलब मैक्सिमम आप ज्यादा खिला सकते हैं, लेकिन एक इमर्जिंग प्लेयर को अलाउ किया होता है। तो फ्रेंचाइज को चाहिए अभी मेरे ख्याल से 2 से 3 प्लेयर यंग डालने चाहिए, 2 इमर्जिंग के और एक आध और जो 25-1 साल का हो, जो कि पाकिस्तान टीम को आगे भी, जिनकी अभी क्रिकेट बची हो करियर में, मतलब उनकी एज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सीनियर हम इसलिए खिलाते हैं, सिक्कू भाई भी बात करते हैं कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जो 35 से 36 साल के स्पिनर्स हैं ना, वो बहुत अच्छे स्पिनर हैं, उनको हमारे बैट्समैन को खेलना चाहिए। जब वो आप अच्छे स्पिनर को खेलते हैं तो आपको अच्छा खेलना आता है। तो ये फास्ट बॉलर को ये नहीं बोलूंगा 37 साल की उम्र, लेकिन स्पिनर्स जो है ना वो बहुत जरूरी है। हमारे स्पिनर्स खत्म होते जा रहे हैं, जितने यंग स्पिनर्स आ रहे हैं वो बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं, वो मार बहुत खाएंगे यहाँ पे। तो इस वजह से जो अच्छे स्पिनर जैसे नोमान अली की बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में आए वो बहुत अच्छी बॉल कर सकते थे यहाँ पे भी, लेकिन हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे जो हैं। मेहरान मुमताज हो गए या दूसरे, वो बेंच पे बैठे हुए हैं। तो हमें देखना चाहिए हमारी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट क्या है। टेक्निकल पॉइंट अगेन, स्पिनर्स की भी बात करेंगे, इमर्जिंग की भी बात करेंगे। हाँ, वो भी होगी, लेकिन एक प्लेयर जिसका हमें बड़ा ही अफसोस था कि वो इंजर हो गए पिछले इतने हमारे टूर्नामेंट्स में और अब वो वापस आए हैं PSL में, दैट इज साइम अयूब। तो याहिया आप बताएं साइम अयूब का की एक तो परफॉर्मेंस के हवाले से भी बता दें और फिटनेस के हवाले से भी बता दें। यू थिंक दैट ही इज़ ऑलराइट, कंप्लीटली फिट टू कम बैक, और अब उन्होंने PSL ज्वाइन किया और इंशाल्लाह आगे नेशनल टीम में भी होंगे? हुमा, आज मैंने अपने शो में साइम अयूब को इनवाइट किया, कल उनको मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं उनसे पूछ रहा था कि कोई SOP तो नहीं है आपके लिए, आप 100 दिन के बाद वापस आए हैं? तो हंसने लगे, कहने लगे कि यार 100 दिन आपने एक दिन गिना है, मुझे तो याद ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब ऑल गुड, और मैं इंतजार कर रहा था और मैं खुश हूँ कि मेरी तरह नो लुक शॉट जो है वो सऊद शकील भी मार रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने PSL में इससे पहले पिशावर ज़ल्मी को 2 बार रिप्रेजेंट किया है, सीजन 2 में आपने जो है वहां पर 341 किए थे, एक बार 345 किए, 7 निफ सेंचुरी, 8वीं निफ सेंचुरी किए, सेंचुरी बनाने की ख्वाहिश है? उन्होंने कहा कि नहीं जी, सेंचुरी नहीं करना चाहता मैं, होना होगी हो जाएगी, मैं वो परफॉर्म करना चाहता हूं जो मेरी टीम के लिए काम आए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक प्लेयर को आप लोग मिस करेंगे और उनका नाम है मिचेल ओवन, वो पेशावर ज़ल्मी की टीम में है। बाबर आजम इनिंग ओपन कर रहे हैं साइम अयूब के साथ, लेकिन जिस तरह उन्होंने कोयटा के खिलाफ पहले मैच में बल्लेबाजी की है, मैं भी थोड़ी देर पहले राशिद भाई से बात कर रहा था, कोयटा पेशावर ज़ल्मी अगर उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट नहीं करेगी ना तो ज्यादती करेगी। वो जिस तरह आकर खेल रहे हैं, कमाल हिटिंग वो कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल कलंदर जीती जरूर है, लेकिन अब अगला मैच कलंदर का कराची में है, नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स के साथ। तो वो बड़ा मैच हो गया है क्योंकि दोनों ही टीमों की जो फायर पावर है वो सामने आ गई है।
तो अब यहाँ पर रिजवान की कप्तानी का भी बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि डेविड वार्नर इनिंग का आगाज करने के लिए आए थे। एक तरफ से उन्होंने आकिफ को लगाया, दूसरी तरफ से वो डेविड विली को लेकर आए, और रिजवान थोड़े से ऑफ कलर लग रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी जो बैटिंग की परफॉर्मेंस है उसको उन्होंने शो किया है, लेकिन कप्तानी में वो थोड़े से हिले हुए लग रहे हैं। मुसलसल वो 6 मैच एज ए कैप्टन हार गए पाकिस्तान से। उनकी कप्तानी के लिए इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, जिस तरह आप बाबर आजम के लिए बात कर रही हैं, तो इम्पोर्टेंट मैच है मुल्तान सुल्तान के एज ए कैप्टन के हवाले से। लेकिन वो किस तरह खिलाते हैं इस टूर्नामेंट में अपनी टीम को, ये सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल बात होगी। मैं एक चीज आपको और भी बता दूं कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह गवर्निंग बोर्ड वालों को कहा है कि जी आप 2-4 मैच देख सकते हैं, सेलेक्टर हमें नजर नहीं आ रहे। हालांकि असद शफीक कराची में रहते हैं, अजहर अली लाहौर में रहते हैं, उनको जाना चाहिए ग्राउंड में। हमारे एक सेलेक्टर जो है अलीम डार साहब, वो आपको अंपायरिंग करते हुए दिखाई देंगे। एक हमारे मेंटोर खेल रहे हैं, एक हमारे मेंटोर कमेंट्री कर रहे हैं। तो इन चीजों को भी देखने की शिद्दत के साथ, संजीदगी के साथ बहुत जरूरत है। हाँ, सेलेक्टर्स को तो सर्टेनली ग्राउंड में मौजूद होना ही चाहिए। मतलब दिस इज द टाइम कि उनकी नजरें हो ऑन दे शुड बी देयर टू पिक। वो हमें कमेंट नहीं मिला। द न्यू इमर्जिंग प्लेयर्स, नए टैलेंट में से, नए लड़कों में से कौन सा आपको लगता है जिसको अब शामिल करना चाहिए? कोई किसी ऐसे पे जिस पे आपने निगाह रखी हुई हो पहले से? अब्दुल्ला नए प्लेयर हैं, लेकिन खेलेंगे कहाँ पर वो मुझे बताइए आप। जिस तरह भी राशिद भाई ने सुफियान जो है मेहरान मुमताज की बात की, वो बेंच पे बैठे हैं। सुफियान मुकीम उनको पहले ओवर में वेलकम किया 3 छक्कों के साथ कोयटा ग्लैडिएटर ने। आकिफ जावेद आए हैं। हम पूरा बोझ जो है वो डाल देते हैं अपने नए खिलाड़ियों के ऊपर। ख्वाजा नाफी की बात की राशिद लतीफ साहब ने, वो 2 मैच नहीं खेले, पहला मैच भी नहीं खेले थे राशिद लतीफ साहब। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वसीम जूनियर की, वो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पीएसएल में बाहर बैठे हुए हैं। वो प्लेयर जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो प्लेयर जो कि अब पाकिस्तान से नहीं खेलते, वो फ्रेंचाइजी की फर्स्ट चॉइस हैं। वो नौजवान खिलाड़ियों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो यही तो मसला है ना। तो फिर हमारे पास नया कहां से आएगा टैलेंट? अगर हमारे पास मतलब तजर्बाकार, पहले कुछ और लफ्ज आ रहा था, ठीक ठाक तजर्बाकार प्लेयर ही ज्यादा ग्राउंड में नजर। देखिए इसमें आखिरी बात, ये पाकिस्तान टीम है ना, उसमें जो कह सकते हैं फ्रेंचाइज का अमल दखल बहुत है, लेकिन फ्रेंचाइज की क्रिकेट में किसी और का अमल दखल है। फ्रेंचाइज की क्रिकेट में किसी और का, ओके। अब इस पे हम रोशनी डालेंगे। We need detail on that. ठीक है, इसको डिसाइफर करेंगे। ये आपने टीजर जो दिया है अगर आप सुनना चाहते हैं। जी जल्दी से। आपके मुझे पता, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने लगा। जी। और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सुमैर साहब। सुमैर यही नाम है राशिद लतीफ साहब उनका? सुमैर जी यही नाम है। वो उनके अंडर में आते हैं सलमान नसीर, जो कि सीईओ हैं पीएसएल के। वो पीएसएल के सीईओ हैं, और पीएसएल में जो है वो डायरेक्टर टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। अंदाजा कीजिए आप। थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, लेकिन अब मतलब आपका है कि पीसीबी में उनका ओहदा कुछ और है। और देखिए सलमान नसीर साहब पीएसएल के सीईओ, ठीक है, वो तो उनका बहुत जिक्र होता है हमारे शो पे भी, राना आतिफ भी करते हैं और भी बहुत लोग करते हैं। सुमैर साहब इज द सीओओ ऑफ पीसीबी, और साथ में वो अंडर में काम कर रहे हैं सलमान नसीर साहब के पीएसएल में। गॉट इट, ओके, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। या थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड राशिद भाई थैंक यू। आपको पता है ना, रोज ही हमारी तो ये बातें होनी ही हैं, तो करेंगे। लेकिन जरा एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि रिसेंटली ओवरसीज पाकिस्तानीज, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है के लिए भी, वैसे भी बिल्कुल, तो उनकी जी कन्वेंशन हुई है, और कल कन्वेंशन का पहला दिन था। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने ओवरसीज कन्वेंशन के मकसद से आगाह किया। जरा ये अगराज़ व मकासद बयान किए, सुनिए। लेट्स वॉच। मैं समझता हूँ कि ये तारीखी मर्तबा इस लेवल का कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से जिनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ प्रोफेशन है जिनके, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करते हैं, इंजीनियर से लेके, लॉयर से लेके, डॉक्टर से लेके, जर्नलिस्ट से लेके, बिजनेसमैन तक, और हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं। ये उनको एक सराहने का एक मौका है, उनको अप्रिशिएट करने का मौका है, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने का मौका है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो जहाँ भी बसते हैं पूरी दुनिया में, जिस भी कॉन्टिनेंट के ऊपर, उनको बहुत हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं इस कन्वेंशन के इनकाद पर, जिसका आगाज़ आज से हो रहा है, और ये अगले 2 दिन जारी रहेगा, जिसमें बड़ी हाई प्रोफाइल एक्टिविटीज़ हैं।
और बाकायदा डिस्कशन भी होगी कि मज़ीद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और पूरी हुकूमत का इस पर बड़ा फोकस है और इसमें बड़ी काविश है SIFC की, चीफ आर्मी स्टाफ की, पूरा एक मैं समझता हूँ कि किरदार अदा किया जा रहा है हर तरफ। ज़बरदस्त जी, बिजनेस कम्युनिटी भी आई हुई है, डॉक्टर्स भी आए हुए हैं और बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्हें रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया, आपको पता है। इसी पे बात करते हैं। ओन चौधरी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए समुंदर पार पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। ओन साहब, अता साहब ने बताया है, ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक तो हमारे बहन भाई हैं, इसलिए हमारे लिटरली हर एक के बहन भाई होते हैं, सो बड़े अहम होते हैं, लेकिन मुल्क की मईशत के लिए भी बड़े अहम होते हैं। ये कन्वेंशन, इसके पीछे क्या सोच थी और क्या इससे अचीव करना चाहते हैं, बुनियादी मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ हैं वो हमारे इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और हमारे मुल्क में एक बहुत कसीर तादाद में $30 बिलियन के करीब यहाँ पर रेमिटेंसेस आती हैं। और आज हम इस कन्वेंशन को जो मुनक्किद किया है, ये बेसिकली अपने इन प्यारे पाकिस्तानियों को जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, ये उनको हम एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हम उनको वार्मली वेलकम करते हैं। हम पाकिस्तान के जो हमारे भाई हैं, हमारे जो ओवरसीज़ बैठ के मेहनत करते हैं, जो मज़दूरी करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उनके दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। तो उनके ऑनर में ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में ओवरसीज़ कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है और ओवरसीज़ मिनिस्ट्री इसको होस्ट कर रही है। और मेरे ख्याल से इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसे बहुत से ऐलानात प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे जो कि हमारे ओवरसीज़ के लिए एक बहुत अच्छा और एक बहुत उनके लिए ऐसा पैकेज वो अनाउंस करेंगे ताकि हमारे जो वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको रिलीफ मिले, उनको एक फ़ील गुड फैक्टर ऐसा हो कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने जा रहा है उनके लिए। तो ये बेसिकली इस कन्वेंशन का मकसद हमारे उन पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमने ये कॉन्फिडेंस देना है कि वो अपने वतन वापस आएँ, अपने वतन में आकर सरमायाकारी करें, हम उनको वार्मली वेलकम करें और हम अपने प्यारों को, अपने हीरोज़ को, एम्बेसडर्स को वेलकम करके पाकिस्तान में जो बेसिकली पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए एक फ़ज़ा पैदा करें। ओन चौधरी साहब, इन प्रिंसिपल तो बड़ी अच्छी बात है कि ऑब्वियसली वो वापस आएँ और इन्वेस्ट करें एंड ऑल दैट। और हम देख रहे हैं जो कन्वेंशन है उसमें विजुअली बड़ा ही अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, म्यूज़िक भी चल रहा है, बहुत कुछ है। बट देयर आर अदर वेरी सीरियस कंसर्न्स इन पाकिस्तान एज वेल, जो कि बेहतर होंगे तो शायद कोई वापस आने का सोचे। जैसे कि सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लेकिन ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ऑब्वियसली अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रियल इस्टेट सेक्टर तक ही महदूद रहती है इनकी इन्वेस्टमेंट। कौन से और शोबे हैं जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को दिलचस्पी हो सकती है, लेनी चाहिए बल्कि दिलचस्पी, प्लॉट लेने के अलावा और ज़रा एवेन्यूज़ एरियाज़ बताएं जहां इन्वेस्टमेंट हो सकती है? देखिए जी, नो डाउट कि ओवरसीज़ जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने में लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे IT है, टेक्सटाइल है, रिसेंटली एक माइंस एंड मिनरल की कॉन्फ्रेंस हुई है। तो मेरे ख्याल से जैसे ही सबसे पहले हमें उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, हमने उनका कॉन्फिडेंस जीतना है ताकि उनको ये फ़ील हो कि पाकिस्तान में उनका पैसा सिक्योर है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको ये सिक्योरिटी मिले कि उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। तो ऐसी बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकॉनमी स्टेबल है, मुल्क इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है और मज़ीद तरक्की करेगा, खुशहाली की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये इसीलिए हमने अपने ओवरसीज़ भाइयों को हमने इनवाइट किया है पाकिस्तान में। इस कन्वेंशन का मकसद ये है कि वो आएँ और पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। सर, वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स ही कह लें, जो आप लोग नहीं पूरी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वो वोट डालने का हक़ चाहते हैं, सो उस मुताल्लिक कोई नई पॉलिसी ज़ेरे गौर है? ये एक थोड़ा पॉलिटिकली बात हो जाती है, लेकिन इस कन्वेंशन में कोई पॉलिटिकल
ऐसी चीज़ नहीं है, किसी पार्टी की कोई पार्टी बेस्ड कन्वेंशन नहीं है। इस कन्वेंशन का स्लोगन है हम पाकिस्तानी हमारा पाकिस्तान। तो ये हम सब का पाकिस्तान है। जो बाहर बैठे हैं उनका ये ज़्यादा पाकिस्तान है। हम आज भी उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं कि उनके दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, उनकी मोहब्बत आज भी पाकिस्तान के लिए ज़िंदा है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को सब मिलकर बैठकर ये फ़ैसला करना है। अभी ये शुरुआत है, ये हर साल मुनक़िद किया जाएगा। ये इस कन्वेंशन को ये पहला कन्वेंशन है, तो मज़ीद इसमें इस्तेलात होंगी, मज़ीद चेंजेस आएंगी, मज़ीद बेहतरी आएगी। तो आई थिंक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक़ है वो तो ऑब्वियसली उनका है, आते भी हैं पाकिस्तान वोट डालने के लिए, लेकिन इसके लिए एक क्या मैकेनिज़्म बनना चाहिए, ई वोटिंग का हो। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्टेक होल्डर्स को बैठ कर ये फ़ैसला करना है कि, और मेरे ख्याल से और इसमें बिल्कुल काम होगा और इंशाल्लाह कोई मस्बत रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, बिल्कुल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अच्छा फाइनली ये भी बता दें, और आप तो ये बात बड़ी अच्छी तरह समझते होंगे कि ये तासुर बड़ा कायम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैंस हैं। तो अब सवाल हमारा ये है कि वो मौजूदा हुकूमत में इतना ट्रस्ट करेंगे कि वो मुकम्मल ताउन करें? मैं आपसे अर्ज़ करूँ जी कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस कन्वेंशन का एक ही मकसद है, आए सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती के लिए एक हो जाएं। अपनी नफ़रतें, अपनी दूरियां उनको दूर करें। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर एक जज्बे के साथ एक होकर हम काम करें। पार्टीज़ बाद की बात है, ये मुल्क सबसे पहले है, सियासत बाद की बात है। हमने इस कन्वेंशन का मकसद एक ही रखा है कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं, हम उनको ट्रिब्यूट दें, उनको वेलकम करें और उनको यहाँ बुलाकर उनको ये फील कराएं कि वो इस मुल्क के हीरोज़ हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए समुंदर पार पाकिस्तानी, और कह रहे थे कि पाकिस्तान फ़र्स्ट। अच्छा जी, आपको बताएं कि सियासी इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन जब बात कौमी सलामती की हो तो सियासत पीछे और मुल्क का मफाद जो है वो सबसे अहम होता है और होना भी चाहिए। पंजाब में इसकी ज़बरदस्त मिसाल सामने आई है, जहां कौमी इशू के मामले पर सब जमातें एक सफ़े पर आ गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल के लिए कमेटी कायम की गई है। कमेटी में हुक्मरान जमात, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई तो हैं ही शामिल। कमेटी के पहले इजलास में पीटीआई के रुकने पंजाब असम्बली अहमद भट्टी शरीक हुए और कमेटी में अपोजिशन को शामिल करने पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ये कमेटी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल से मुताल्लिक तमाम इक़दाम का जायजा लेगी, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क़वानीन में तरामीम समेत दीगर अहम तजावीज़ देगी। सो ये इत्तफ़ाक़ राय कैसे पैदा हुआ, ये अहम सवाल है। अगर ये इत्तफ़ाक़ राय मुल्की सतह पे भी हमें नजर आ जाए तो क्या ही बात है, जो कि वक्त की अहम जरूरत भी है। वजीर कानून पंजाब ने हमें मलिक सुहेब अहमद भरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मलिक साहब, कहाँ ये इत्तेफाक राय पैदा हुआ? क्योंकि हम कौमी सतह पे देखते हैं, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो चाहे कोई भी मौका या इशू हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ नहीं ताउन करने पर राजी होती मोस्ट ऑफ द टाइम्स। Thank you so much, Abdullah, and it's a pleasure to be on your show. Ms. Huma as well, thank you so much. Sir, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का एक बड़ा रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, रिगार्डिंग नेशनल एक्शन प्लान, एक बड़ा अच्छा स्लोगन शी हैज मेड। उनका विजन है प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजंस ऑफ पंजाब, प्रमोशन ऑफ पीस एंड एलिमिनेट टेररिज्म। जब एपेक्स कमेटी का इजलास प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में इस्लामाबाद में हुआ तो आई केम स्ट्रेट फ्रॉम देयर और मैंने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पूरा वो एपेक्स कमेटी के जितने भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग से जो प्लान्स थे उनके साथ शेयर किए। तो आई मस्ट अप्रिशिएट हर विजन। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट एनीवन, ये हमारा नहीं, ये पंजाब का एक ख्वाब है और हमें लीड लेनी चाहिए और हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर फराहम करना चाहिए, एक ऐसा फोरम फराहम करना चाहिए जहाँ पे अक्रॉस बोर्ड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एज दे आर द सिटीजन ऑफ द पंजाब, जितनी भी कमेटीज हैं, जितने भी उनके पार्लिमानी लीडर्स हैं, इट इज़ योर ड्यूटी, तुम्हारे पे फर्ज है कि तुम सब उनको बारी बारी मिलो
और उनको ये बताओ कि दिस इज नॉट अबाउट PMLN, दिस इज अबाउट पाकिस्तान, दिस इज अबाउट पंजाब। और हम सबको इकट्ठे एक फोरम पे एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए कि वी ऑल आर टुगेदर टू एलिमिनेट द टेररिज्म। उसी में फिर मैंने सारे पार्लिमानी लीडर्स को रिक्वेस्ट की, जिसमें PPP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ, IPP, PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, TLP, ये सब, और मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ रिगार्डिंग व्हाट दे हैव थॉट्स अबाउट दिस। लेकिन सारे एक प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इज द फर्स्ट प्रोविंस अक्रॉस पाकिस्तान जिन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को, सारी इंस्टीट्यूशंस को, एज वेल एज सारे पार्लिमानी लीडर्स को यकजा किया, मुत्तहिद किया कि सारे एक टेबल पर बैठकर एक जो हमारा लीगल रिव्यू कमेटीज के जितने भी हमारे रिगार्डिंग नेशनल एक्शन प्लान के हम सब एक सफ़े पर इकट्ठे हों और एक ऐसा मैसेज दें जिसपे अल्लाह ताला ने मेरी मोहतरमा CM मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी कामयाब किया। जी मलिक साहब ये भी बताइएगा, हम बड़े क्यूरियस हैं बिकॉज हमने बाकी भी ऑब्वियसली नेशनल एक्शन प्लान की भी बात कर ले और भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की या फिर इन्वेस्टेड जिन चीज़ों में मुल्की मफाद हो, हमने उनमें भी देखा है रेजिस्टेंस फ्रॉम सर्टेन पार्टीज टू ज्वाइन। तो हम ज़रा वो आपका ये बड़ी कामयाबी है कि आपने PTI को भी मना लिया कि वो भी हिस्सा बने इसका, तो उसके कुछ बैकग्राउंड बता दें कि वॉज इट ईजी टू कन्विंस देम, क्योंकि ऑब्वियसली फेडरेशन में भी अब देखें तो PTI को मनाना, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी कोई हो रही हो तो उसमें भी लाना, नेशनल सिक्योरिटी की भी बात हो रही हो, दे डोंट कम। थैंक यू सो मच, दिस इज अ वेरी वेरी क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। इसके पीछे एक पूरी प्रॉपर थॉरो कोशिश की गई एंड आई मस्ट से दिस इज द विजन ऑफ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कि उन्होंने कहा कि दिस शैल नॉट बी वन वे, एवरीवन यू हैव अ टास्क, यू हैव टू डू इट। और तुम उन सबको तो बिहाइंड वॉल्स हमने उनको एक थॉरो, आई हैव गिवन देम अ ब्रीफ कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज द प्लान, दिस इज व्हाट द फ्यूचर प्लान इज, वी ऑल शैल सिट टुगेदर टू गिव अ पॉजिटिव मैसेज। उसमें उनके जो पार्लिमानी लीडर थे अहमद बच्चर साहब, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि he has played a very vital role in bringing this all to on one table। उसमें बच्चर साहब ने बड़ी मेहरबानी की, जब मैं उनको मिला और उनको मैंने जब सारा ब्रीफ किया कि व्हाट इज द प्लान ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, जो हम लोग अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं उसके बारे में उनको प्रॉपर मैंने ब्रीफ किया। तो उन्होंने इस बारे में ऑब्वियसली हैज टू आस्क मेनी पीपल इन हिज पार्टी अक्रॉस बोर्ड, उन्होंने उनसे बात किया, फिर मैंने उसके ऊपर 2 उनके साथ थॉरो मीटिंग्स और की एंड आई मस्ट अप्रिशिएट व्हेन आई स्पोक टू हिम कि दिस इज द मीटिंग टाइम। तो उन्होंने कहा जी कि रिगार्डिंग एवरीथिंग हम पंजाब हुकूमत के साथ बैठकर रिगार्डिंग जो लीगल रिव्यू कमेटी है उसके ऊपर हम लोग जो प्लान है कमेटीज का वी आर विद यू, और जो भी आपकी अमेंडमेंट्स वगैरह होंगी वी शैल ऑल वर्क टुगेदर फॉर अ प्रॉस्परस पंजाब। चलिए, तो इंटरेस्टिंग बात है कि आप सबको कायल करने में कामयाब हो गए। इसके पीछे कुछ उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशंस थे जो आपने एड्रेस किए हों या सजेशंस तो चलें वो दे देंगे इन मामलात को लेके, लेकिन एक रिलीफ भी तो चाह रही होती है। जब अपोजिशन इस तरह हुकूमत के किसी काम में ताउन करती है तो एक नेचुरली एक रिलीफ होता है कि ज़रा सख्ती ना हो, पंजाब के मामलात देख लें, PTI पे ज़रा हाथ हौला रखें। देखिए जी, मैं एक बात तो आपके चैनल के तवज्जो से बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी जो भी मामलात है, जो गवर्नमेंट का स्टांस है रिगार्डिंग 9th में हो, 26 नवंबर हो, 24 हो, उसके ऊपर हमारी किसी किस्म की भी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट पंजाब, इट्स अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड द डिपार्टमेंट्स जिनकी लाजवाल कुर्बानी है हमारे और आपकी सुकून की नींद के पीछे। मैंने इस चीज को इंश्योर करके उनको बताया कि उनकी जो भी रिजर्वेशंस हो रिगार्डिंग, उन्होंने इस रिजर्वेशंस के बारे में पहली तो किसी बारे में कोई बात की नहीं है, ये भी मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। दे हैव नॉट ब्रॉट इवन अ सिंगल थिंग ऑन द टेबल कि आप हमें यहाँ पर रिलैक्स करें या किसी किस्म की हमारे बारे में तो अच्छा हो गया आपने कहा जी, इसमें तो उन्होंने कोई बात नहीं की है तो जबरदस्त हो गया। एक मुख्तसरन सवाल आपसे पूछना है, आप वजीर कानून है पंजाब के, अडियाला के बाहर आपको पता ही है बहुत कुछ होता रहता है। पिछले दिनों बानी PTI की बहनों को भी मुख्तसरन हिरासत में लिया गया, फिर आगे जाके छोड़ दिया गया। उनके लीडरान कहते हैं जिनको मुलाकात करनी होती है उन्हें करने नहीं दी जाती, जिनको नहीं जाना होता उन्हें जाने दिया जाता है। आप वजीर कानून हैं पंजाब के, आपके इल्म में हैं ये मामलात या आपकी दस्तरस से भी दूर हैं ज़रा? नहीं सर, आई एम अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जिस तरह उस्मा बखारी साहिबा ने आप ट्वीट किया कि वहाँ पे पुलिस की वैन खड़ी थी, ज़बरदस्ती ये लोग उसके अंदर दाखिल हुए और अपने आप को इन्होंने खुद गिरफ्तारी देने की कोशिश की गई। ऑब्वियसली दे हैड टू मूव आउट, तो उनको आगे जाके एक शादी हॉल पे छोड़ दिया गया।
ये आपको पता है एक ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए अपने आप को इन कैमरा दे नीड टू पुट देमसेल्व्स कि जी हम लोग बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, हत्ता कि ऐसी कोई बात नहीं थी। आई एम अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा, अलीमा खान साहिबा या दीगर लोग क्यों नहीं मिल पाते उनसे जो चाहते हैं मिलना? ये तो जी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जेल का। अब आप किसी को मिलने जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें हुकूमत जेल के अंदर तो किसी को नहीं मना कर सकती कि आप इसको करें, होना करें। इन्होंने टाइम लिया है एक प्रॉपर थॉरली प्रोसीजर के थ्रू। कितने लोगों की मुलाकात होती है, आप रोज टीवी पे देखते हैं कि कभी बैरिस्टर गौर साहब निकल रहे हैं तो उसके बाद उमर अयूब साहब मिल रहे हैं, उमर अयूब साहब निकल रहे हैं तो बाकी वकला की टीम मिल रही है। ऑब्वियसली अगर आप आए और हाथ धर्मी से आप करें कि जी हमने जेल के दरवाजे तोड़ने हैं, जो कि इनका वतीरा रहा है, तो हमने ना इनको जेल के दरवाजे तोड़ने देने हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने देनी है। एंड आई वांट टू इंश्योर यू दिस कि फॉर द प्रोविंस ऑफ पंजाब दिस इज अ क्लियर मैसेज। अगर आप हमारे साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे तो हम आपसे अच्छे तरीके से बात करेंगे। और काइंडली आप चाहे किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर की हम कोई भी सिचुएशन रिगार्डिंग पटियाला जेल हो, वो लाहौर हो, सरगोदा हो, नारोवाल हो, हम कहीं भी खराब होने की कोशिश ना करने देंगे ना होने देंगे। दिस इज अ क्लियर मैसेज। गॉट इट। बहुत शुक्रिया मलिक सुहेल अहमद भारत साहब, वजीर कानून पंजाब। अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर मुस्बत और तामीरी रहा है। ये बात खुद व्हाइट हाउस से जारी एलामी में कही गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बाहमी एहतराम पर मबनी तामीरी माहौल में मामलात पर तबादला ख्याल हुआ है। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक हुआ है। अमरीका एक तरफ इसराइल के पीछे खड़ा है मगर साथ ही ईरान से मुज़ाकरात भी कर रहा है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ पूरी दुनिया में गम गुस्सा बढ़ रहा है मगर अमरीका टस से मस नहीं हो रहा। दुनिया सरापा एहतजाज है और जमात इस्लामी JUI ने भी अलग अलग एहतजाज किया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल का ऐलान भी किया है। आप ये जो हालिया पेशरफ्त है इस पर बात करते हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी हैं हमारे साथ। बिल्कुल जी डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे लिए हमेशा टाइम निकालती हैं। डॉक्टर साहबा, ईरान अमेरिका का एक तीसरे फरीक के ज़रिए ही सही चले लेकिन एक एटमी मुज़ाकरात शुरू करना बहुत बड़ी बात है। आजकल जो हालात हैं, क्या ये सरप्राइजिंग है या इसकी तवक्को की जा रही थी? मेरा ख्याल है दोनों अमेरिका और ईरान चाहते थे कि मुज़ाकरात शुरू हों और लगता ये है कि पहले ही दौर में पहले ही राउंड में पेशरफ्त हुई है। हालांकि इनको इनडायरेक्ट टॉक्स कहा जा रहा है लेकिन आखिर में टॉक्स में दोनों जो नुमाइंदे थे ईरान और अमेरिका के, उन्होंने डायरेक्टली भी मुलाकात की। अमेरिका के जो स्पेशल एनवॉय हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उनकी बराह रास्त मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई। तो इससे तो लगता ये है कि दोनों साइड सीरियस हैं और चाहते हैं कि आगे फॉरवर्ड मूवमेंट हो, इसलिए कि दोनों के मुफाद में नहीं है कि किसी किस्म की जंग हो। दोनों के मुफाद में है कि किसी किस्म की डील निकल आए जिसमें कि दोनों साइड्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुतमईन हो। तो ट्रंप की तरफ से तो जो मुतालबा है वो तो है कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाए और उसने अभी तक इनरिचमेंट के बारे में नहीं कुछ कहा। तो लगता ये है कि शायद ईरान की तवक्को हो कि अगर वो इनरिचमेंट की तफसीलात में नहीं जाता और कुछ नहीं मांगता तो शायद फिर ईरान तैयार हो, इसलिए कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। तो उस हवाले से आप कह सकते हैं कि ईरान एक तरह से कॉन्फिडेंट है और वो ये भी मेरा ख्याल है ईरान की तवक्को है कि ट्रंप के साथ अगर डील होती है तो वो ज़्यादा देर पा रहेगी बनिस्बत जो उन्होंने डील की थी सदर ओबामा के साथ, जो आपको पता है उन्होंने ही फिर उसका रिवोक की थी, उस डील को उसने ख़त्म की थी। 2015 में ही तो डील हुई थी और फिर उसने ख़त्म कर दी ट्रंप ने। अच्छा डॉक्टर साहब, इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर अच्छी उम्मीद रखें कि कामयाब होंगे तो ईरान को कुछ कंसेशंस मिलेंगी लेकिन बड़ी सख्त शराइत के साथ मिलेंगी, कुछ आसानियाँ भी होंगी, मुश्किलात भी होंगी। खित्ते में क्या तब्दीली आ सकती है इसके बाद? देखिए, ईरान जो चाहता है और ईरान ने बहुत दफ़ा कहा भी है वो ये है कि जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं जिससे कि ईरान की मईशत को काफ़ी डैमेज हुआ है और मईशत उनकी कमज़ोर हुई है, तो वो चाहते हैं कि वो सैंक्शंस जो हैं वो कम अज़ कम ईज़ किए जाएं, उनमें कमी आए, बल्कि बिल्कुल अगर ख़त्म हो सकते हैं तो जाहिर है वो तो बिल्कुल ईरान का डिमांड है।
तो मैं समझती हूँ कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान ये इसी किस्म की मुज़ाकरात के ज़रिए पेशरफ्त होते रहे और साथ साथ किसी किस्म की एग्रीमेंट भी होती है आगे जाके, तो ये तो खित्ते के लिए बहुत ही एक मुस्बत चीज़ होगी, पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, इसलिए कि ये खित्ता अब एक और जंग नहीं चाहता। ये खित्ता अगर एक जंग और हो जाती है तो उससे तो जाहिर है सबको नुकसान होगा। और खित्ते के जो मालिक हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जो कि ईरान का हमसाया है, ज़ाहिर है पाकिस्तान तो यही चाहता है कि मुज़ाकरात के ज़रिए दोनों मुल्कों के दरमियान किसी न किस्म की रापोशमा हो, किसी किस्म की डी एस्केलेशन हो टेंशन्स की। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि देखिए अब जब मुज़ाकरात होते हैं तो कतर, सऊदी अरब, ओमान, मतलब अरब ममालिक में होते हैं, so that's also an interesting thing. लेकिन गज़ा में जो सूरत हाल है वो भी जूं की तूं ही है। That is it. We're going to see you tomorrow, inshallah. Have a great day. Bye.